एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सर्दियों की छुट्टियों के बाद हम आज मिल रहे हैं आपसे। और पिछली बार हम लोगों ने गोखले शुरू किया था। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी। आप इसको पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मैं ऐसा मान कर चल रहा हूँ। और ये मैंने आपसे पहले भी इस चीज़ को शेयर किया है कि ये महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का वर्ष है। और ऐसे में गांधी के आध्यात्मिक गुरु को, जो गांधी जी ने खुद कहा है, गोखले को उन्होंने अपना गुरु माना है, गोखले द गुड वो उन्हें कहा करते थे, उनके विषय में जानना एक रुचिकर अनुभव आपके लिए हो रहा होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। पिछले टर्म पर हम लोगों ने गोखले के कुछ पॉलिटिकल आइडियाज़ पढ़ लिए थे, कुछ को आज ख़त्म करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे उनके आर्थिक विचारों पर। तो अगला बिंदु जो हम ले रहे हैं वो ये है कि वो व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। अब देखिए, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, जिस समयावधि में गोखले हैं, उस समयावधि में भारत पर ब्रिटिश शासन है। और उस ब्रिटिश शासन में अधिकार और कर्तव्यों के बारे में ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा। अधिकारों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं है, और स्वतंत्रता के बारे में तो बिल्कुल सोचने की भी शायद मनाही है। गोखले उस वक्त अपने उदारवादी आग्रहों से ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये अपेक्षा रखते हैं। कांग्रेस के वो एक गंभीर नेता के रूप में गिने जाते हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी बातों पर यकीन भी किया करती थी, चाहे वो वायसरॉय हों या जो अन्य भारत मंत्री हों, ब्रिटिश पार्लियामेंट हों। इन सब जगहों पर गोखले की एक महत्वपूर्ण उपस्थिति थी। उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति की आज़ादी और व्यक्ति के अधिकार उसके जीवन के विकास के लिए अनिवार्य शर्तें हैं, और सरकार का ये कर्तव्य है, ये दायित्व है कि वो उन्हें वो उपलब्ध कराए। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि भारत पर जो सरकार है वो औपनिवेशिक है। आप भारत को सभ्य भाषा में कह सकते हैं कि आप उन्हें उन पर नियंत्रण किए हुए हैं, स्थापित किए हुए हैं, हमारे नियम कायदे कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट बना रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्हें उनके अधिकार और उनकी आज़ादियाँ, जो एक न्यूनतम स्वतंत्रताएं व्यक्ति को मिलनी चाहिए, वो देना ब्रिटिश पार्लियामेंट का कर्तव्य है। और इस बात पर लेकर गोखले बड़े स्थिर थे। और उस समय जो रवैया ब्रिटिश प्रशासन का, पुलिस का भारतीयों के प्रति था, उनके प्रति वो बड़े शुद्ध थे, नाराज थे। उनका यह मानना यह था कि भारत के प्रति जो ब्रिटिश रवैया है वो बहुत ही अलोकतांत्रिक और मानवीय नहीं है। देखिए, उन्होंने कभी अमानवीय शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन मानवीयता से युक्त भी नहीं है। अगला बिंदु, साधनों की पवित्रता और राजनीति का आध्यात्मिकरण। आप नोट कीजिएगा, आगे मैं आपको गांधी पढ़ाऊंगा तब इस बात को बताऊंगा। गांधी ने गोखले से बहुत बड़ी चीज़ सीखी कि साधन भी पवित्र होने चाहिए और राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए। ये कोई लाभ का सौदा नहीं है, बल्कि इसमें समाज के सार्वलौकिक हितों का पूर्वाग्रह छिपा होता है। गोखले इस बात को अच्छी तरह मानते हैं कि साधन यदि पवित्र चुने आपने, जैसे मैंने आपको बताया, उनका विश्वास लोकतांत्रिक साधनों पर है, उनका विश्वास संविधान सम्मत तरीकों पर है। विरोध का अधिकार वो छीनते नहीं हैं। गवर्नमेंट को अपोज करने का आपके पास अधिकार है, आपका राइट है, लेकिन वो विरोध किस तरीके से किया जाए, यहां पर गोखले डेमोक्रेटिक या उदार या संवैधानिक या साधनों की पवित्रता पर बेहद जोर देते हैं। अगला बिंदु है उनका सांप्रदायिक सद्भावना में विश्वास। देखिए, वो महाराष्ट्र से उठे हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। महाराष्ट्र में खास तौर से उस वक्त एक गर्म राष्ट्रवाद उभर रहा था। देखिए, गोखले और तिलक दो समांतर रेखाएं हैं, रेलवे की पटरी हैं।
आपको कहीं भी रेल की पटरी मिलती हुई दिखाई नहीं देगी, पर चलेगी साथ साथ। ऐसी स्थिति उस वक्त महाराष्ट्र के अंदर है। तिलक जो है वो भारत, विशेष तौर से जो हिंदुत्व उभार है उसके प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। रीति रिवाज, त्योहार, उत्सव, उनका जोर वहाँ पर है। हालांकि उसके पीछे, क्योंकि एक बार इस बात पर जब तिलक और गोखले में बहस हुई थी तो तिलक ने ये कहा था कि मुस्लिमों में सुधार की बात यदि मुस्लिम करेंगे तो वो ज़्यादा पसंद होगा बजाय मेरे करने के। याद रखिएगा, तिलक मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ना वो थे। उन्होंने ये कहा कि लेकिन जो जिस धर्म को मानता है, यदि उस धर्म के धर्मावलंबी या सुधारक उनके सुधार की बात करें तो वो बात ज़्यादा प्रभावशाली हो पाएगी बजाय मेरे करने की। गोखले इस बात पर बिल्कुल सहमत हैं। वो इस बात को मानते हैं कि सांप्रदायिकता और उनके पारस्परिक सद्भाव किसी भी राष्ट्र के जीवन के लिए प्राणवायु है, क्योंकि वो इस बात को देख रहे हैं। आप ध्यान रखें, 1905 में जब बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर लॉर्ड कर्जन ने किया था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज नहीं था, बल्कि उस वक्त तो देश आज़ाद, भारत ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन आ चुका है। 1905 में आर्थिक कारणों से कहा गया कि बंगाल को बांट रहे हैं, पर पीछे छिपा हुआ उद्देश्य था सांप्रदायिक विभाजन, हिंदू और मुस्लिमों को अलग करना, जिसमें कि वो असफल रहे थे। बाद में जाकर कुछ वर्षों के बाद बंगाल विभाजन के फैसले को वापस ले लिया गया था। गोखले इस बात के प्रबल पक्षधर थे कि देश को यदि राजनीतिक रूप से एक होना है या आगे बढ़ना है तो इस सांप्रदायिक जो रूढ़ियाँ हैं या जड़ता है इसको त्यागना होगा, और दूसरे धर्मों को भी वही सम्मान देना होगा जिस धर्म को एक धर्म स्वयं प्राप्त करना चाहता है। अगला जो बिंदु है गोखले के विचारों में वो है राजनीति का आध्यात्मिकरण। अब आप सोचेंगे कि भाई राजनीति तो इस लोक की चीज़ है, इसमें अध्यात्म कहाँ से आ गया? अध्यात्म से उनका आशय यह है कि धार्मिक क्षेत्र में जो नैतिकताओं के सिद्धांत हैं ये एक सेवा है, ये ग्रहण करने की चीज़ नहीं है, बल्कि सेवा में दिया जाता है। समाज को अपना सर्वश्रेष्ठ देना, अपना जीवन अर्पित करना, ये सब जो चीज़ें हैं ये राजनीति के मूलभूत ढांचे में बुनी हुई हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं, गोखले के आर्थिक विचार। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछा भी जाता है और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति मूलतः अर्थशास्त्री है। मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआत के नेता हैं वो अर्थशास्त्री हैं अधिकांश, और ब्रिटिश शासन की जो आर्थिक कुचक्र हैं उनको पहचानते हैं। गोखले का पहला विचार देखिए, आप समझ जाएंगे कि वो व्यक्ति कहाँ हिट कर रहा है। पहला बिंदु, भारत के सैनिक व्यय में कमी का आग्रह। अब आप इस चीज़ को यूँ सोचिए, अपने मस्तिष्क में एक बार नक्शा लाइए भारत का, ले आए। अब आगे सोचिए, पाकिस्तान बना नहीं है, बांग्लादेश तो पाकिस्तान के बनने के बाद बनेगा, नेपाल भूटान से संबंध हमारे अच्छे हैं, बर्मा से हमें कोई शिकायत नहीं है, श्रीलंका से हमारे संबंध सामान्य हैं, अफगानिस्तान से हमें कोई दिक्कत ना तब थी ना आज है, ठीक। और इस समय भारत का रक्षा व्यय 35% है, यानी रुपए में से 35 पैसा आप रक्षा पे खर्च कर रहे हैं। किससे रक्षा और किसकी? जब आपके आसपास कोई शत्रु राष्ट्र है ही नहीं तो ये रक्षा व्यय किसके लिए हो रहा है? अब इस बात को समझें आप, ये 35%। आप देखिए, अभी बजट पेश होगा, ध्यान रखिएगा, सरकार जब केंद्र सरकार पेश करेगी, देखिएगा रक्षा पे कितना खर्च करती है। वो ज़्यादा नहीं होता 12-13% से। बहुत बुरी स्थिति आ जाए तो 15 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, वो भी जब आपकी स्थिति इतनी विकट है। उस जमाने में आप खर्च कर रहे हैं 35%, जबकि आसपास कोई शत्रु नहीं है आपका। ये लड़ाइयाँ जो इंग्लैंड लड़ रहा है यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया के अन्य देशों में, उसका खर्चा हम भर रहे हैं। गोखले ने इसका विरोध किया, बिल्कुल नहीं, सैनिक व्यय में कटौती होनी चाहिए। और इसके साथ उन्होंने सुझाव भी दिए। वो सुझाव उनका ये था कि आप भर्ती भारतीयों की करें,
जैसे आप में से बहुत से बच्चों के पास इकोनॉमिक्स नहीं होगी, उनको मैं इकोनॉमिक्स का मूल सिद्धांत समझाऊं तो आप बात को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। अखबार में पढ़िएगा, पाउंड की कीमत क्या है, कितने रुपए का है। आज देखिएगा, घर जाकर मैं आपको होमवर्क देता हूं, घर जाकर आप पाउंड की कीमत देखिएगा। जो विदेशों में काम कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, जो फौज का हिस्सा हैं, उनको वेतन पाउंड में मिलता है, रुपए में नहीं। तो ये जो दोनों मुद्राओं का अंतर है बीच का, ये भुगतान करना पड़ रहा है भारत को। 1 रुपया 1 पाउंड नहीं होता। और इससे भयंकर हमारा जो आर्थिक, जो भारतीय का जो खजाना है, कैसे कह सकते हैं उसको आप, जो आपका धन है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट सामने आ रहा है। और वो कट कहाँ से रहा है? गरीबों से। उन्हें भोजन नहीं मिल रहा, रोजगार छिन रहे हैं, नौकरियां नहीं आ रही हैं। गोखले ने इसका सुझाव ये दिया कि आप स्वदेशी फौज क्यों नहीं बनाते। गांव के अंदर उन्होंने उदाहरण दिया, भाई आप देखिए 5.5 लाख गांव तो आज भी हैं। उस समय उन्होंने राय दी कि भाई गांव के अंदर एक ग्रामीण फौज खड़ी कर लीजिए आप। गांव के जो युवा हैं उनको एक अपनी खेती भी करेंगे, जो कार्य करते हैं, छोटे मोटे रोजगार करते हैं, वो भी करते रहेंगे, और शाम को आकर वो एक रिजर्व फोर्स के रूप में काम कर सकते हैं, बहुत कम वेतन के ऊपर, जो भारत की मुद्रा में होगा। इसके अलावा सेना के अंदर जब रक्षा की आवश्यकता ही नहीं है तो उसमें व्यय पर कटौती की जानी चाहिए, गोखले का ये मानना था। और दूसरा उनका कहना यह था कि जो उच्च पदाधिकारी हैं, जो कि मूलतः अंग्रेज होते हैं और जिनको बड़े बड़े वेतन दिए जाते हैं, उनके स्थान पर यदि भारतीयों को भी प्रमोशन दिया जाए फौज के अंदर तो आर्थिक व्यय कम हो सकता है। धन्यवाद।